नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और आज वो घड़ी आ गई है जहां हम होल्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे। एक भाई का कमेंट आ रहा था मेरे पर व्हाट्सएप पे कि कब आप स्टार्ट करेंगे, तो मैंने सोचा कि आज ही करेंगे और इसकी रेगुलर वीडियो देंगे। तो आप इस समय देख रहे हैं बुक कॉर्पोरेट अकाउंट की केजी पब्लिकेशन से और होल्डिंग चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो ये होल्डिंग यहाँ पर लिखा है अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज। तो इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। तो इसमें नॉर्मली ही है यार, देना पड़ना जरा समझने के लिए। तो नॉर्मल चीज़ ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है हार्ड। लेकिन ध्यान देना कि कभी भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर आधे से ज़्यादा शेयर परचेज कर लेती है तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी बन जाती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के 51 यानी कि 50% से ज़्यादा शेयर परचेज कर लेती है तो वो उसकी क्या हो जाती है, होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के शेयर परचेज किए गए हैं वो क्या रह जाती है, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी रहती है, एक सहायक कंपनी बनकर रह जाती है। इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। 5 पॉइंट होते हैं जिनके बारे में पता रखना होता है। उनकी कैलकुलेशन के बिना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बन सकती। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है, जब दोनों की बैलेंस शीट मर्ज करके एक बैलेंस शीट में बनाते हैं तो उसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशनशिप चल रहा है। अब 5 पॉइंट कौन से हैं? पहला पॉइंट होता है कैपिटल प्रॉफिट, दूसरा होता है आपका रेवेन्यू प्रॉफिट, तीसरा होता है गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व आंसर निकलता है, चौथा होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और पांचवा होता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अब इनकी कैलकुलेशन के लिए कुछ मैंने रूल्स लिखवाए हुए हैं, आपकी कॉपी से दिखा देते हैं। तो ये इसमें दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना और फिर आप आराम से कॉपी में नोट डाउन कर लेना। उम्मीद करता हूँ सही दिखाई दे रहा होगा। अभी तो कुछ नहीं, अभी दिखाई देगा। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी का जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल प्रॉफिट, देख पा रहे हैं? फोकस। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। रिवेन्यू प्रॉफिट जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला पॉइंट है, इसमें लाइटिंग पड़ रही थोड़ी ऊपर से। गुडविल और कैपिटल रिजर्व, आंसर या तो गुडविल निकलेगा या कैपिटल रिजर्व। अगर प्लस में आंसर बचता है तो गुडविल और माइनस में बचता है तो कैपिटल रिजर्व। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ये है हिसाब किताब, जहाँ कट कट लिखा वहाँ पे अमाउंट आएगी, बस याद रखना। ये सब नोट डाउन कर लेना। फिर ऊपर करते हैं, ये है आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। आराम से इसे याद रखना, याद करना कि कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ आते, तभी आप कर पाओगे। बिना नॉलेज के आगे बढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। लो बेटा, ठीक है। बुक कहाँ गई हमारी? बुक भी आपके साथ देना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन ज़्यादा देरी ना करते हुए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, इसलिए काफ़ी टाइम कम बचा है आपके पास। इसलिए मेन चैप्टर आपका होल्डिंग यही बचा है। उसके बाद तो डिवेंचर का इशू, शेयर का इशू तो हम करा चुके हैं, और डिवेंचर इशू, रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन, 3 चैप्टर बचेंगे। वो आपके बहुत कम नंबर के आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिलहाल यही ज़्यादा नंबर का आएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, तो शिवानी पढ़ना। एक सेकंड रुको जरा, मैं इसको थोड़ा स्टैंड को नीचे करूँ, फिर देखते हैं। इसमें ग्लेयर आ रही है थोड़ी, तो अब दोबारा से पढ़वाते हैं। पढ़ना बेटा। अब यहाँ देखो, ए कंपनी ने बी कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए। हम तो कह रहे थे 50% ज़्यादा, इसने सारे ही खरीद लिए, तो 100% का इसका क्या हो गया, होल्डिंग हो गया। सब्सिडी बाद कुछ बचा ही नहीं है। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन में डिफरेंट होगा अगला क्वेश्चन से, तो इसे भी ढंग से समझना। एक ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पे हमने सारे शेयर खरीद लिए। अदरवाइज क्या होता है, कोई कंपनी किसी कंपनी के 60% शेयर खरीदती है तो 60% की होल्डिंग, 40% की सब्सिडी रहती है। ठीक है, हाँ। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर, सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? शेयर कैपिटल है ए और बी लिमिटेड का, फिर है जनरल रिजर्व, फिर है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस भी ओपनिंग है और पूरे फॉर द ईयर का भी है, करंट ईयर का है ना। 2 प्रॉफिट दे रखे हैं, एक तो बैलेंस ऑन 31 मार्च 2012 और फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, फिर क्रेडिटर दे रखे हैं दोनों कंपनी के, फिर हमारे फिक्स एसेट्स दे रखे हैं दोनों कंपनी के। शेयर इन बी लिमिटेड का मतलब है ए कंपनी ने बी कंपनी के जो शेयर खरीदे ना, उनकी कीमत दे रखी है 160, जो ऊपर लिखा था मैं। फिर हमें लिखा है करंट एसेट्स में स्टॉक है, डेटर है और बैंक है, दोनों का बैलेंस दे रखा ना। लास्ट लाइन नीचे देखो, 2012 को परचेज किए गए हैं, यानी कि
आपको यहाँ देखना पड़ेगा कौन सी तारीख को, 30 सितंबर को। साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, होता नहीं होता? तो 1 अप्रैल से 6 महीने बाद परचेस किए गए हैं, मतलब मिड में है। 6 महीने प्री, 6 महीने पोस्ट के लिए टाइम आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका क्वेश्चन का, जिससे आप कर सको पढ़ पढ़ के। ठीक है, अब सॉल्यूशन कराते हैं। वीडियो ऑन है, ध्यान से। तो हमें यहाँ वर्किंग में थोड़ा सा पहले कुछ लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ठीक है। पहले हम निकालेंगे टाइम रेशो। टाइम माइनॉरिटी वाला नहीं आएगा क्योंकि बचा ही नहीं कुछ उसके पास। 5 पॉइंट सिखाए थे ना, उसमें 4 यूज होंगे। टाइम रेशो पे ध्यान दो। हमारा यह जो बैलेंस शीट गिवन है कब की गिवन है? 31 मार्च 2013 की। ये क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2013। साल स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2012 में, है ना। 13 का ये एंडिंग है तो 12 में स्टार्टिंग होगी। परचेज के शेयर 30 सितंबर 2012 में किए थे ना, ठीक है। इससे पहले का टाइम प्री, उसके बाद का टाइम पोस्ट। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जिस दिन शेयर परचेज किए गए उससे पहले का टाइम जो है वो प्री है, उससे बाद का टाइम क्या है? पोस्ट। कितने महीने हैं प्री के? 6। पोस्ट के कितने महीने आएंगे? 6 महीने। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हम निकालते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया छोटा सा, ये सेकंड पॉइंट, होल्डिंग परसेंटेज। अब कंपनी का नाम क्या है? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के कितने परसेंट शेयर खरीद लिए? 100%। मैं सारे के सारे। तो इस पे क्या बचा? 0। तो यहाँ पे 100 और 0 का हिसाब किताब है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर हो गया। अगर बोलता वो आधे शेयर यानी 60% शेयर खरीद रहा तो हमें देखना पड़ता है 60% कितने होते हैं। अभी इस कंपनी का शेयर कैपिटल देखोगे तो कितनी दिखाई दे रही है बेटा? देखो, बी लिमिटेड का कितनी शेयर कैपिटल दिख रही थी? 1 लाख 1 लाख। बैलेंस शीट में देखो 1 लाख। कितने वाले शेयर थे? 10 वाले शेयर थे ना। 10 से डिवाइड किए मतलब 10,000 शेयर हैं और इस आदमी ने 10 के 10 पूरे खरीद लिए। 100% मतलब सारे के सारे 10,000 के 10,000 इसी ने खरीद लिए। तो इसके पास क्या बचा? 0 शेयर, कुछ नहीं बचा। तो क्लियर हो चुका। ये 2 चीज़ हमें थोड़ा सहायता देती हैं। देखो यहाँ तक दिख रहा है इसमें, है ना, आराम से दिख रहा है ना। अब यहाँ पे मेन तो 2 पॉइंट हो गए। इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट लगता है, कौन सा नाम है इसका? कैपिटल प्रॉफिट। उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कैपिटल प्रॉफिट की, वो क्या थी? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। इसमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आता है, मतलब खरीदने से पहले, इस डेट से पहले का प्रॉफिट, है ना। 1 अप्रैल से 30 सितंबर, मतलब इससे पहले जितना भी है वो सब, हाँ जो भी है इससे पहले का जितना प्रॉफिट है सब आएगा। उसके अंदर पहला पॉइंट क्या लिखा गया है इसके लाइन के नीचे? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, है ना। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इसके अंदर आपका आएगा, देखो 2 प्रॉफिट गिवन है तुम्हें, एक तो ओपनिंग प्रॉफिट है और एक करंट ईयर का है। और हमें किसके प्रॉफिट उठाने? ए के नहीं उठाने, बी के उठाने हैं। क्यों? पैरा ठीक भाई, हाँ। क्योंकि ए का खुद है ही सामान उसके पास जो है बैलेंस शीट में, लेकिन उसने बी का खरीदा सारा सारा, तो बी वाला भी अपना, यानी मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा ही है। तो इस टाइप से तो हमें बी का सॉल्यूशन करना है। तो बी के में देखो कितना प्रॉफिट है? ओपनिंग, तो ओपनिंग हमारा है 25, मतलब उसका भी हमारा ही है ना, इसलिए 25,000 लिख दिया। फिर करंट ईयर, करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? 22,000। करंट ईयर मतलब पूरे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। उसमें से प्री का हिस्सा कितना है? सिर्फ 6 महीने। तो 6 महीने का कितना होगा? 11,000। तो ये हमारा प्रॉफिट बन गया 36,000। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं। दोनों प्रॉफिट प्री के मिला के कितने हो गए? 36। अब आता है प्री एक्विजिशन रिजर्व। क्या आता है? प्री एक्विजिशन रिजर्व। रिजर्व कितना दे रखा है बी वाले में? हाँ 20,000 है ना। वो पूरा प्री में आ जाएगा। पूरा किसमें आ जाएगा? प्री के अंदर। अगर ऐसी डेट होती ना ओपनिंग और करंट की होती तो इसी तरह से करते कि ओपनिंग वाला प्री में, करंट का 6 महीने वाला प्री में आता, लेकिन कोई डेट नहीं है तो पूरा प्री में आएगा। नेक्स्ट आइटम क्या लिखा है फॉर्मेट में, देखते हैं, बताओ क्या लिखा था स्क्रीन? कैपिटल रिजर्व है क्वेश्चन में कहीं पे? नहीं। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है?
पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि रीवैल्यूएशन की कोई दे रखा हो एसेट्स का रीवैल्यूएशन हुआ है, पहले से बढ़ गई एसेट समथिंग, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है, तो वो भी नहीं है। उसके नीचे क्या लिखा है? फॉर्मेट फॉलो करेंगे ना हम तो। लॉस ऑन रिवोल्यूशन वगैरह भी नहीं है। उसके नीचे क्या लिखा है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिख रहे हैं कहीं एसेट्स में? नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है? नहीं है। और कौन सा? डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर? नहीं है। और बताओ, बस अभी से जोड़ दो, जोड़ो जरा, क्या बैठा है आंसर? 50। आंसर मैच कर लो अपना। कैपिटल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 56,000 आ गया। इसके दो हिस्से करने पड़ते हैं इस प्रॉफिट के। एक तो होल्डिंग के लिए, होल्डिंग कंपनी कौन सी है? ए लिमिटेड, जिसका 100% है, और बी लिमिटेड यानी माइनॉरिटी, इसका क्या था? 0%। इसका तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये पूरा 56 किस में आ गया? ए में। और इसके पास क्या आएगा? 0, मतलब कुछ नहीं आया। इसी तरीके से अगले पे चलते हैं। क्या नाम है इसका दूसरे पॉइंट का? रिवेन्यू बेकार लग रहा है, अभी स्टार्टिंग है यार, ये तो मजे देंगे तुम्हें। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब पोस्ट एक्विजिशन, मतलब इस खरीदने के शेयर डेट से बाद वाला, ठीक है। अब इसमें नाम क्या था पहले? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। अब मुझे पता है कि हमारे पास दो प्रॉफिट थे, एक तो ओपनिंग था, एक करंट ईयर था। ओपनिंग वाला हिस्सा और शुरू के 6 महीने का हिस्सा तो यहाँ लिख दिया, बाकी जो बचा 6 महीने का हिस्सा वो कहाँ आएगा? इसमें। तो यहाँ पे करंट ईयर कितना था? 22,000 था ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने महीने बनते हैं? 6। तो 6 महीने का कितना बनेगा? 11,000 डाल दिया, 11,000। इसके बाद आता पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। रिजर्व में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ एक ही अमाउंट थी, वो मैंने प्री में डाल दी, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। और क्या क्या आ सकता है देखो जरा। हाँ, डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक जब आती है जब लॉस ऑन रिवोल्यूशन दे रखा हो, और एक्स्ट्रा डेट टू बी चार्ज जब आता है जब प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन दे रखा हो। तो ऐसा कुछ भी आइटम नहीं है, तो बस यहीं पे हमारा इतना ही आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? 11,000। क्या नाम दूंगा इसका? रिवेन्यू प्रॉफिट। इसमें भी दो हिस्से होते हैं वैसे तो, अब परसेंटेज हमें एक ही दे रखी, सिंगल 100%, तो एक ही उसमें चला गया। सबका निकालना पड़ेगा। हाँ, तो ए लिमिटेड का शेयर निकालना पड़ता है यहाँ पे, और फिर बी का। ए हमारी होल्डिंग है, बी हमारी सब्सिडी कंपनी है। तो 100% इसका है, इसके पास क्या बचा था? 0%। तो इसका आ जाएगा 11,000, इसका आ जाएगा 0, मतलब कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद हमारा क्या आता है? 2 पॉइंट हो गए। तीसरा आता है गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। हमें नहीं पता कि आंसर क्या लिख लेगा, गुडविल लिख लेगा, कैपिटल रिजर्व लिख लेगा, इसलिए मैं दोनों का नाम लिख दिया। साफ ना चमक रहा, ठीक है। गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या आता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन शेयर मतलब जो हमने शेयर खरीदे हैं उसकी कीमत कितनी चुकाई। हमने सारे शेयर खरीदे थे, 1,60,000 रुपये पेमेंट किया था ना, वो 1,60,000 यहाँ आ गया। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, थोड़ा सा मैं लिखूँ, बैलेंस शीट बनाने चक्कर कम बच जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर 1,60,000, ठीक है, लिख दिया। लेस करते हैं, फॉर्मेट में थोड़ा लाइन ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। फेस वैल्यू ऑफ शेयर, बस इतना ही लिखो, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। हमने शेयर खरीदे थे इस कंपनी के 10 के 10 पूरे खरीद लिए। एक शेयर कितने का था? एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। तो इस तरीके से फेस वैल्यू कितनी हो गई? 1,00,000, जबकि पेमेंट तो बहुत ज़्यादा कर रखी है हमने। हाँ, इसमें और भी चीज़ आती है, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट भी आता है ना, कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट के दो हिस्से किए थे ना, 100%। ए लिमिटेड का कितना था? 56,000, तो उसे लिख लेते हैं, 56,000 को लिख लिया। आइटम तो और भी आते हैं ना, बोल के होता ना कौन कौन से आते हैं, लेकिन वो आइटम है भी नहीं है ना, हाँ, बोनस भी नहीं है, ठीक है। चलो फिर टोटल कर दो, कितना आया? 156। माइनस करने पे आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा? भाई 160 में से 156 गए, 4,000 ये प्लस में बचे हैं, तो ये क्या है? गुडविल। वरना ऐसे समझ सकते हो, जिस कंपनी के हम शेयर खरीद रहे हैं उसकी फेस वैल्यू कितनी थी,
और उसका प्रॉफिट कितना था उस समय तक का 60% के हिसाब से, मतलब जो 100% के हिसाब से कितना प्रॉफिट था कैपिटल प्रॉफिट में 56,000। टोटल वैल्यू कितनी है उस शेयर की जो हमने खरीदे 156। पेमेंट कितनी की है 156 के लिए हमने 160 दिए, मतलब फालतू पेमेंट किया तो गुडविल है, और कम करते तो कैपिटल रिजर्व होता है। ये गुडविल कहाँ आती है एसेट्स में, कहाँ आती है एसेट्स में, और कैपिटल रिजर्व कहाँ आता है लायबिलिटी में, बैलेंस शीट अंदर शो करते हैं ना, तो ये पता होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला नंबर चौथा कौन सा नंबर होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वो जब आता है जब हमारे पास कुछ बचता हो, जब सामने वाली कंपनी सारे शेयर खरीद लिए तो बचेगा नहीं, तो उसका नाम लिख के नील कर दो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है ना। अगला कौन सा था इसके बाद कंसोलिडेटेड, जो होल्डिंग वाले का, हाँ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भैया इसका वो वाला आएगा, ये जो इन्होंने लिया है रिवेन्यू वाला, जो तुम कह रहे थे कि खरीदने के बाद इसका काम होना चाहिए, इसका शेयर तब बताना चाहिए, तो वो चीज़ है। हाँ देखो प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है ए लिमिटेड। बैलेंस शीट में चेक करो ए लिमिटेड का कितना प्रॉफिट हो रहा है, टोटल हाँ 50,000 एक हो रहा है 50 और 40, टोटल कितना हुआ 1 लाख, सॉरी 90,000 प्रॉफिट हुआ है ना, वही वाला ए लिमिटेड वाला यूज़ कर लिया। प्लस जब उसने दूसरी कंपनी जब खरीदी थी बी लिमिटेड, उससे कितना प्रॉफिट हुआ, क्या नाम है इसमें, इसमें रिवेन्यू प्रॉफिट लिखा ना नाम, रिवेन्यू प्रॉफिट, रिवेन्यू प्रॉफिट तो ये था। इसमें होल्डिंग का कितना शेयर है, अगर 60-40 होता तो कुछ और होता ना, ठीक है। फिलहाल जो होल्डिंग वाला शेयर लेंगे कितना 11,000, कितना हो गया 1,01,000, ठीक है। ये हो गया हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट बस इतना सही है। अभी तो कह रहा था हार्ड है, अभी ये पहले तो टफ लग रहा था, इतना अभी कैसा लग रहा है फिलहाल ये बताओ। समझ आ जाए तो दिक्कत नहीं है। अरे कुछ दिक्कत नहीं है यार, तुम प्रैक्टिस की बात है बस इस पे। शुरू में हर चीज़ अजीब सी लगती है ना, कोई भी चैप्टर का आप स्टार्ट करोगे, अपन ने गुडविल भी किया होगा तो भी वो अजीब सा लगा होगा, लेकिन जब से करते जाओगे तो आगे सही लगता है। अब मेरे पास बनाने का रहेगा बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है ना, तो बैलेंस शीट आपको दिख रहा है, अभी टाइम है मेरे पास, हो जाएगा काम। बन जाएगा। तो वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है ना, बैलेंस शीट में 4 चीजें डाली होती हैं, ये वाली जो ये चीजें भी डाली हैं, कौन सी सारी चीज़, ये तो 4 तो आएंगी, वो भी सब आएंगे। और ये भी आएंगे, ये हमने निकाला है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ, वैसे बहुत बड़ा नाम है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तक ही लिख दो, बाकी आप यहाँ से देख के लिख सकते हो पीछे से, मेरे पास जगह भी नहीं बचेगी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडी कंपनी एज ऑन या एज एट 30 जून या 30 सितंबर, जो भी नाम है, इसमें 31 मार्च लिखा है, ठीक है। नाम बड़ा है, इसको आप पीछे से एग्जांपल से देकर डाल देना, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडी कंपनी बी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2013। मैंने जो बोल दिया हिसाब से लिख देना है ना, तो मैं कहाँ लिखता जाऊँगा, इस जगह भी नहीं बची मेरे पास। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, अगला बैच आने वाला है पर्टिकुलर, यहाँ आएगा नोट नंबर है ना, यहाँ आएगा अमाउंट। पहली हेडिंग क्या होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड, क्योंकि ये सब हेडिंग तो हमें बैलेंस शीट में पहले से बता रखी है, तो वैसे हमें लिखना रह गया। उसमें भी क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स। अब इसमें नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल, क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल किसकी आएगी, ए वाली की आएगी, शेयर कैपिटल आएगी आपकी, बी का तो बेचारा कितना था इसमें 3 लाख, ए का हमने लिख दिया, बी का तो अपना ही हो गया, पूरी कंपनी ही हमने खरीद ली है ना। उसका यूज कहाँ कहाँ होगा, ये कहाँ, इसमें गुडविल में हो चुका उसका यूज, ठीक है, गुडविल कैलकुलेशन में, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अगला पॉइंट क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर क्या लिखा है, जनरल रिजर्व लिखा है ना। तो जो दूसरे का जनरल रिजर्व था वो तो हमने ले ही लिया, कहाँ पे ले लिया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में यूज कर लिया, ठीक है, उसका फिर यूज हमने आगे कर लिया। तो अपना जो जनरल रिजर्व वो लिख लेंगे हम, जनरल 20,000 का यूज आगे हमने काम करा भैया, कौन से वाले 20,000 का, आप कह रहे हो उसका ये हमने टोटल कर लिया, फिर इसको बांट दिया, ये 56,000 कहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे,
अच्छा इसी से हमारी गुडविल निकल के आई थी। ठीक ठीक है, तो जनरल रिजर्व जो हम लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, सिर्फ ए लिमिटेड का। कितना दे रखा है, 1 लाख 1 लाख रुपए, लिख लिया। सेम था ना मतलब। ठीक है, अगला नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट लॉस में हमने ए कंपनी का यूज किया था यहाँ पे, फिर रेवेन्यू प्रॉफिट लिखा था, तो उसकी जगह हम लिखेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस लिखा वो दिख रहा है ना, वहां पे नाम यूज करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। 1 लाख कितना, 1,01,000, ये आ गया। और अगर मेरा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आता इसमें गुडविल की जगह, तो भी हम इसी के नीचे लिखते हैं, रिजर्व सरप्लस में ही कैपिटल। अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट आता तो भी कहाँ लिखते, इसी के हेडिंग के अंदर लिखते। ठीक है, अगर आता, फिलहाल वो पॉइंट है ही नहीं तो फिर हमने लिखा नहीं। अगर होता इसका आंसर और कैपिटल रिजर्व होता तो इसी के नीचे हम लिख लेते। फिलहाल ये पॉइंट यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, और इसमें से कुछ आने वाला नहीं है। जो गुडविल है वो एसेट्स में आएगा। कहाँ पे आएगा, एसेट्स में। ये हमारा यहाँ तक रिजर्व सरप्लस खत्म हो गया। फिर है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, ठीक है, उसका आएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ पड़ेगा, कितना है क्रेडिटर, 1,06 और 51, दोनों के प्लस करके लिख दो। 1,06,000 प्लस 51,000, तो कितना होगा टोटल, 157। क्लियर। फिर हम एसेट्स में आ जाते हैं, इसका हम टोटल कर लेंगे, यहाँ पर टोटल लाइन खींच देते हैं। एसेट्स में आ जाते हैं तो क्या लिखा, नॉन करंट एसेट्स। क्या नाम है इसके अंदर, फिक्स एसेट्स। कितनी लिखी है, फिक्स एसेट्स। कोई रिवैल्यूएशन वगैरह तो हुआ था नहीं इसका, ठीक है। तो 2,50,000 प्लस 1,20,000 कितना होता है, 370। लेकिन मत भूलो जो गुडविल होती है वो भी हमारी फिक्स एसेट्स में ही आती है। ठीक है, इंटेंजिबल गुडविल होती है ना, इंटेंजिबल एसेट जो होती है उसमें, तो गुडविल का नाम भी हमें ही लिखना होगा फिक्स एसेट्स के अंदर ही। कितने रुपए था, 4,000। ये हमारा समाप्त हो गया। शेयर इन बी लिमिटेड लिखा ना, वो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, वो हमने यूज कर लिया उसको पॉइंट यूज नहीं करना है। आगे आएगा करंट एसेट्स। क्या हेडिंग बनेगी, करंट एसेट्स। कितना आएगा इसमें नाम, स्टॉक का। स्टॉक कितना था, 1,10 प्लस 60, तो 170 हो गया। फिर इसके बाद डेटर कितने हैं, 35,000 और 20,000, कितने हो गए, 55। फिर अगला कौन सा है, बैंक। कितना बैलेंस है, 41 और 18, 59 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते, सब चीज़ हमने कर ली, कुछ गलती तो नहीं हुई हमसे भाई। इसका यूज़ हमने यहाँ पे कर लिया कैपिटल प्रॉफिट का, रेवेन्यू का यूज़ हमने यहाँ पे कर लिया कंसोलिडेटेड में। इससे आंसर निकला हमारा गुडविल, इससे निकला हमारा कंसोलिडेटेड, दोनों चीज़ हमने लिख दिया। माइनॉरिटी अगर होता तो भी इसी अंदर आता रिजर्व सरप्लस में, और इसका कैपिटल रिजर्व भी होता तो 20 में आता। बस अब इस टोटल करना है, रह गया। आंसर हमारा सेम आया तो मतलब सही, अदरवाइज गलत। भाई निकालिए कैलकुलेटर भाई। छः 58 आना चाहिए, आ रहा है क्या, इसको जोड़ सकते हैं। 3 1 4 5,10,000, एक इसमें जोड़ दो, 158 5 658 आ रहा है। 658 आ रहा है। ऊपर वाला जोड़ रहा है भाई, कितना आया, चला तो जो ये वाला देखो कैसा आ रहा है। तू भी तो फोन लाया, कर दे। 370 छोड़ो छोड़ो, ये 70 है ना, 170। 170 ये है तो 540 हो गया। 540 में 55 जोड़ो, 595 और 4 को जोड़ दो, 54। 63 ये जोड़ दो, 595 63 जोड़ दो तो 58 आ जाना चाहिए। कितना आया, अरे यार तो ऐसे मत चल मैं लिख देता हूँ बाकी। अरे नहीं यार करो, मैं तसल्ली तभी होगी, ले पढ़ना क्लियरली कर देते है ना। बाकी आप लोग, हाँ यार ये फुल फ्लैश इसलिए सिखा रहा हूँ जिससे कि आप MCQ में आप पता चला है कौन सी कहाँ कहाँ कैसे प्लस होती है। क्वेश्चन तो ज़्यादा है नहीं,
लेकिन करा देंगे, किसी किसी का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आने लगे तो तैयारी कर लेगा बच्चा। लो देखो वो बॉल क्लियर पे दबा दी, इतना तो सब करने के बाद। कोई नहीं, दोबारा कर ले, दोबारा कर ले। 24-25 मिनट की होगी, बच्चे पता नहीं क्या देखेंगे नहीं देखेंगे। हटने वाला देख लेगा भैया। छठा बना रहे हैं ना, बस यही है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो आती रहेंगी, कोशिश हम ऐसी करते रहेंगे आपके साथ, आती रहे वीडियो। बाय बाय।